को इलीगल ऑर्डर था, लिहाजा उसकी कोई अहमियत नहीं और अनदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शुड रेस्टोर। इंटरेस्टिंग पोजीशन ले रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि जो वजीर आजम का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो चीफ जस्टिस की बहाली का नहीं था, वो असल में इस बात की एक्सेप्टेंस था कि उनको हटाया गलत है दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। यही मैंने आपसे कहा ना कि चौकीदार रोक ले, फिर आप कहें जनाब, आपको कहा जाए कि जनाब तो नौकरी दोबारा शुरू होगी, दोबारा हलफ उठाओ, दोबारा ये करो, तो दैट इज नॉट। ये लीनिंग्स का तो जवाब देते हैं, लीनिंग्स है। और ये मुझे गनी साहब ने भी कहा, इन्होंने तो बड़े खतरनाक बात की थी, उन्होंने कहा कि मुझे टेरराइज किया चीफ जस्टिस साहब ने जब उनके सामने पेश हुआ। ये अभी भी कह रहे हैं, कहा है ना 2 महीने पहले बात की। बिल्कुल, अगर ये टेरराइज हुए तो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब बात है, मगर लीनिंग्स के हवाले से मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे चीफ जस्टिस साहब की लीनिंग्स नहीं नजर आई, और अगर हैं तो कानून के एतबार से भी हो सकती हैं, लिहाजा मैं उस पर ओपिनियन नहीं दूंगा। जस्टिस शरीफ के बारे में मैंने आपको कह दिया एक बार, उन्होंने एग्जाम्पल दिए गए 4 साल से बेल एप्लीकेशन पास थी, ऐसी बहुत सारी, क्योंकि अगर मैं वकील होता तो मैं बाकायदा ये चीजें लिख कर लाता कि कौन सी चीज किसको कहाँ बैलेंस कर रही है। तो मैं नहीं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब की लीनिंग्स हैं, मगर आइन के एक और नैब अगर कर रही है, इन्होंने तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि नैब इरिटेट हो रही है, कर रही है। नैब के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बात ही नहीं है कि वो इस चीज को चैलेंज करे, उसका डायरेक्ट कार ही नहीं है। तो इनको कम से कम ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये इशू नहीं है। अगर हुकूमत को ये एतराज है कि वो ऑर्डर इलीगल था, तो अब फ्रंट इस बात को लिया जाए ना। नैब के थ्रू क्यों आ रहा है? नैब के थ्रू सिर्फ जलील करने के लिए आ रहा है, नैब के थ्रू सिर्फ घटिया हमले करने के लिए आ रहा है। ऐसा हुकूमत को करना नहीं चाहिए। ऑर्डर विड्रॉ कर लें अपने ही, अगर लगता है कि इलीगल है तो विड्रॉ करें। ये मैं बात करता हूँ गनी साहब से, बट आप भी इस बात का जवाब दे दीजिए। बारहा इल्जाम लग रहा है, सिर्फ ख्वाजा शरीफ साहब पर इल्जाम नहीं है, ये जो फौजे वाब साहिबा ने बात की, कहती थी बड़ी वाज़ेह किस्म की लीनिंग्स हैं जो हमें नजर आती हैं चीफ जस्टिस साहब के कंडक्ट में, जो कि नवाज शरीफ के फेवर में जाती हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाती हैं। अब मैं ये बात करूँ कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद ये बात समझ में नहीं आती कि चीफ जस्टिस के हवाले से वो बात क्या करें। एक तरफ अगर ये कहते हैं कि साहब नजर आता है कि वो उनकी तरफ झुका है, तो दूसरी तरफ मुबारकबाद भी देते हैं कि साहब आजाद अदलिया की वजह से जो है वो आज शरीफ बिरादरान इलेक्शन लड़ सकते हैं। आज वजीर आजम साहब जाके घर पे मुबारकबाद देते हैं कि साहब अब आप आइए और असम्बली के अंदर आइए, हम लोगों की जद्दोजहद से वो मरहला भी आया कि आप इंतखाबात लड़के असम्बली में आ सकते हैं। तो फिर इनका अपनी पॉलिसी क्या है? अगर वो है तो आप उनको भी कहिए कि साहब आप आज चीफ जस्टिस की वजह से रहे, वरना हम जो समझते थे कि आपको आना नहीं चाहिए। पहली बात यह कि जब खुद मुल्क के सरबराहान या खुद जिम्मेदारान खुद इदारों को इंतशार का शिकार बनाएंगे तो उस तबाही का सबब तो फिर उनके जिम्मे भी आएगा। अगर आप इस बात पर तुले बैठे हैं कि साहब ये नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट करते हैं, फिर लोग कहते हैं कि साहब आप अपनी पसंद के जज लाना चाहते हैं, तो फिर आप इस मुल्क को कैसे चला सकते हैं? देखिए, एक तरफ आप इस बात का रोना रोते हैं कि साहब इस वक्त मुल्क की हालात क्या है कि गरीब दिन ब दिन और उसकी हालत बदतर होती चली जा रही है। यानी वही पाकिस्तान पीपल, आज जैसे मैं कहूँगा एक जर्नल सर्वे किया जाए तो शायद पाकिस्तान के अक्सरियत किसी सियासी पार्टी से खुश नहीं है, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो चाहे मुस्लिम लीग नून हो। उसकी वजह यह है कि जब आप एक दूसरे को खुद गंदा कर रहे होते हैं उससे माहौल खराब होता है। देखिए, मेरा गंदा करने के मामले में पीपल्स पार्टी तो कब कर रही है? पीएमएलएन आप जिम्मेदारी की बात ज्यादा है। देखिए, जब अगर मैंने किए, मैं लाहौर में भी किए हैं, अंदरूनी सिंध में भी स्ट्रीट शोज किए हैं, लोग जितने डिसअपॉइंटेड हैं मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने पब्लिक के मैं खुद इस बात का, हम भी अवाम में रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, ये अंदाजा है। लेकिन बात सिर्फ ये कि देखिए, जिसकी जिम्मेदारी होती है उस पर तनकीद हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन अगर वो तनकीद जायज हो, उसकी बेहतरी के लिए हो, तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन अगर जहन में ये सवार हो जाए कि जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ दुरुस्त है और हमसे बेहतर कोई मुमकिन नहीं है, तो फिर बुराइयां और जन्म लेती हैं। मैं ये अर्ज कर दूं कि देखिए, हुकूमत को चाहिए कि जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ये न सिर्फ इदारे को बदनाम करें, बल्कि आने वाले वक्तों में अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अपने ही इदारों को। और ये देखिए, जब उनके मातहत, बिल्कुल जैसे अलवी साहब ने कहा कि आप समझते हैं गैरानी, इतनी हिम्मत तो रखिए कि फिर वजीर आजम साहब तकरीर कर रहे हैं और असेंबली के अंदर कह रहे हैं कि ये अगर मैं बहाल न करता तो हम तो शायद दोबारा आ जाते, लेकिन चीफ जस्टिस कभी नहीं आते। तो अगर फिर आप में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि जो अमल था वो दुरुस्त था, हम आपको बहाल नहीं करेंगे। फेस करते हैं अवाम को, समझाते हैं आप उस अवाम को जो अवाम निकल रही थी कि चीफ जस्टिस को बहाल किया जाए। तो बात ये कि मैं समझता हूं कि शायद ये कमजोरी का है इनमें। दो सवाल यहाँ से दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि जो पॉइंट डॉक्टर साहब ने उठाया कि जी अगर आपने करना है नैब के थ्रू ना करें, प्राइम मिनिस्टर साहब जो नोटिफिकेशन है उसको विड्रॉ कर लें अगर आपको इतना गैर आईनी लगता है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप चीफ जस्टिस की बहाली को या चीफ जस्टिस का जो नोटिफिकेशन था बहाली का, उसको गलत कहते हैं, उसको गैर आईनी कहते हैं, तो क्या 3 नवंबर के इकदाम को आईनी कहते हैं जो मुशर्रफ साहब ने कहा? इसको मुहतरमा ने अपनी किताब में लिखा गैर आईनी या मार्शल लॉ? बिल्कुल गैर आईनी था, मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ कि उनको निकालना भी गैर आईनी था। दोनों चीजें मेरी एक बात सुनो, अगर एक इकदाम किया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल
तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता ढूंढे वो ज्यादा बेहतर है, या उसको ठीक करने के लिए फिर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे आप? जब काम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता ढूंढने की क्या जरूरत? नहीं, फिर ये तो कोई बात नहीं ना, एक सिस्टम तो आ गया ना, जुडिशरी बैठी रही साल सवा साल जो भी अरसा था उनका, वो चलते रहे ना, सिस्टम तो चलता रहा ना जी। अब या तो आप सारी चीजें खत्म कर दें कि जी 3 नवंबर की पोजीशन पर जाके फिर खड़े हो जाए, और जो जो चीजें हुई वो सारी की सारी सब खत्म होगी टोटली, जो कुछ हुआ सब खत्म, जो फैसले हुए, जो भर्तियां हुई, जो प्रमोशन हुए, जो पोस्टिंग हुई, सब खत्म हो गई। इस तरह कर लेते। मैंने अभी आपसे कहा कि जब मसाइल बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं तो कई चीजों को ठीक करने के लिए आपने आगे की तरफ देखना पड़ता है, पिछली चीजों को आप छोड़ते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जी नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं, देखिए हम इस चीज को अच्छा समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने रिलीफ दिया, आउट ऑफ वे जाकर दिया, कानून से बाहर निकल कर दिया, अच्छा किया। वो एक पॉलिटिकल लीडर है इस मुल्क के, कानून से बाहर निकल के दिया। नहीं ये बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, ये इलीगल काम सर जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, अली साहब जब आप बोल मैं चुप था, मैं बिल्कुल जारी रखिए। देखिए जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सजा हुई, जो कुछ हम समझते हैं गलत हुआ, जाती हुआ, ठीक है जी, उनको रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन ये मुझे बताएं कि अपील करने का राइट कितने अरसे बाद खत्म हो जाता लोगों का? सुप्रीम कोर्ट में कितने अरसे के बाद उनको ये अपील को एक्सेप्ट किया गया, उनके खिलाफ सारे चार्जेस हटाए गए, उनको अच्छा किया उन्होंने। लेकिन बात यह कि ये रवैया आपका सबके लिए होना चाहिए ना, सिर्फ पीएमएलएन के लिए क्यों? और जो जावेद हाशमी के मुतालिक उन्होंने बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको गलत किया, वो कहती है कि उसकी 4 साल तक उसकी बेल एप्लीकेशन पड़ी रही है, 4 साल तक। और यही अदालत थी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने करारदादें पास की हुई थी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लेकर हम चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये उनके मुशर्रफ के फेवर में करेंगे। तो सब पीछे आगे खड़े हुए। नहीं ये हुई जब उसने ऐलान किया 3 नवंबर को। जरा एक सेकंड मेरी बात पूरी होने देना। देखिए ये सारी चीजें, तो उसके बाद तो हम भी आए ना जी, हम भी सबसे ज्यादा लाशें तो हमारे लोगों की नहीं है। लेकिन बात यह है कि आने के बाद अगर आपका रवैया ये था कि मैंने चीजें ठीक करनी है, लोगों को इंसाफ देना है, तो सबके साथ होना चाहिए। आप एक तरफ वो काम करते हैं जो आइन में नहीं है, जो कानून में नहीं है। नवाज शरीफ को जो रिलीफ दिया नहीं है कानून में, हमने दिया, अच्छा किया, हम कहते अच्छा किया। लेकिन दूसरी तरफ जहां लिखा है कि 248 आर्टिकल में प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है, आप उसको नहीं मानते। ये कब कहा चीफ जस्टिस साहब ने? मैं नहीं मानता। क्यों बार बार कहते हैं? क्या अब मुंह से कहना जरूरी है? जिम्मेदारी। देखिए जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि लोगों को जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी चीजें हैं, ये चीजें हर इदारे को सोचनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ पीपुल्स पार्टी की नहीं है, ये जिम्मेदारी इस मुल्क की हर पार्टी की, हर इदारे की है कि इस मुल्क को दहशतगर्दी का जो सामना है, इस वक्त जो हालात इस वक्त गुजर रहे हैं, ये चीजें उनको भी सोचनी चाहिए कि ये मौजूदा हुकूमत किन किन बहरानों से नबर्द आजमा है, न्यूट्रल चैलेंजेस को सामना कर रहे हैं। आप वैसे तो न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि आप भी एक पार्टी, आपका एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर क्योंकि मसला 2 पार्टीज के दरमियान है, और वो कह रहे हैं कि जिनकी लीनिंग्स हैं, जो सेकंड कर रहे हैं फौजे वहाब साहब के, जो मैंने कमेंट सुना है सईद गनी साहब उन बातों को कि जी हम ये नहीं कह रहे कि काम गलत किया, हम ये कह रहे हैं आउट ऑफ द वे जाके किया, तो सबके लिए ऐसा ही होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी अभी तक क्वेश्चनेबल है, और नवाज शरीफ साहब को आउट ऑफ द वे जाके जो है वो चीजें। मैं सईद गनी साहब ने ये बात कही कि जनाब हमने जो रेस्टोर किया और ये किया, तो ये आइन के अंदर गुंजाइश नहीं थी, हमने इलीगल काम किया। क्यों किया मेरे भाई? नहीं करना चाहिए। इलीगल काम करने का कौन कह रहा है? हम तो ये कह रहे थे कि लीगैलिटीज वापस पाकिस्तान के अंदर आए, और ये कॉन्फ्लिक्ट सड़क आ गए थे, आप लोग सड़क पर आए थे, आप और पीएमएलएन सड़क पर। और अगर हम मजबूर नहीं करते तो नहीं होता, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सारे लोग टॉक शोज में, अखबारात के अंदर कह चुके थे कि ये नहीं होगा, चीफ जस्टिस रेस्टोर नहीं होंगे, तो हम सड़क पर आए। दो नहीं हो सकते, नहीं हुए ना? नहीं वो अलग है, वो अलग है। नहीं होंगे, मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे शोज मौजूद है जिसमें कहा गया था एक दिन पहले, बहाली से एक दिन पहले, नहीं हो सकता, पॉलिटिसाइज हो गए हैं, बेहतर एक सियासी जमात खोल लें। ये मेरे शो में कहा गया था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो बुनियादी ठीक है, आपने जो करना है अक्रॉस द बोर्ड कीजिए। वो इस बात में जैसे आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जो करना है अक्रॉस द बोर्ड कीजिए। मैं भी इत्तेफाक करता हूँ इस बात, मगर आपको लीडिंग्स नजर नहीं आ रही। नहीं, मैं तो आपके सामने ये बात कह रहा हूं, जैसे एनआरओ के सिलसिले में है ना, एक खास चंद लोगों को टारगेट किया गया। मैं कहता हूं कि सारे जो 8000 लोग एनआरओ के अंदर बचे थे, उनको उनके मुतालिक क्यों कोई बात नहीं कर रहा है ना? जो भी थे क्रिमिनल्स थे, अगर फाइनेंशियल क्रिमिनल्स थे, नहीं तो क्रिमिनल्स थे, उनको सबको छोड़ दिया गया। सिर्फ 26, 30, 50 जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो इत्तेफाक से पीपल्स पार्टी के ज्यादा थे, जो भी इत्तेफाक है जिस वजह से भी हो, तो फोकस उन पर रहा। मैं हुकूमत को, जुडिशरी को इस मामले में चैलेंज करता हूं कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए था, और सिर्फ हमारी जमात इस बात पर इंसिस्ट करती रही, क्योंकि यहाँ की भी एक सियासी जमात
जमात के 6 या 7 हजार लोग थे, उनके मुतालिक सबने इग्नोरेंस इस बात में दी। और ये इत्तेफाक नहीं है ना कि इनके लोग हैं, मसला है कि एनआरओ मिला ही, जो एनआरओ मिला इनको था, अगर नहीं, अगर नीचे से बहुत सारे 7,000 लोग और निकले, मगर पीएमएलएन को एनआरओ नहीं मिला, मगर पीएमएलएन के बहुत सारे दूसरे केसेस हैं जिसके ऊपर आप क्यों कह रहे एनआरओ नहीं है? अनरिटन एनआरओ तो है ना। वो जो पहली यहाँ नवाज शरीफ साहब का जाना क्या मतलब है? हम तो टोटली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी क्या? हम और टोटली एनआरओ के खिलाफ हैं, और थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि ये आप एग्जाम्पशन लोगों को नहीं दे सकते। आप लीनिंग्स का जवाब नहीं दे रहे, आप मुझे ये जवाब नहीं दे रहे कि लीनिंग्स जो बुनियादी एतराज सईद गनी नहीं, मैं बताऊं क्यों है, रहमान मलिक साहब बता रहा हूं, मैं आपको बताइए कि वो किसी और जब जिनके मुतालिक सारी कौम एक फीलिंग रखती है कि चोरी हुई और ये हुआ है, जब हुकूमत उनको प्रोटेक्ट करती है और जुडिशरी उसके खिलाफ एक्शन करती है, तो लीनिंग्स नजर आती है। मैं तो समझता हूं कि